तो जो 4B होता है और 5 होता है उसके नीचे यहाँ पे गॉल ब्लैडर रहता है। लीवर में जहाँ पे गॉल ब्लैडर रहता है वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है जिसको गॉल ब्लैडर फोसा बोलते हैं। करेक्ट? ठीक है। तो अब गॉल ब्लैडर का बॉडी का जो पार्ट्स होता है वो होता है जो सबसे ऊपर इधर का पार्ट है, इसको बोलते हैं फंडस। डायग्राम आ रहा है क्या आपका? बीच बीच में डायग्राम ले लीजिए। ये देखिए जीबी है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, जो आउटर मोस्ट पोर्शन है, इसको बोलते हैं फंडस। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, वो कैमरामैन का काम है। इसको बोलते हैं फंडस, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर का बीच का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बॉडी, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं नेक। अब थोड़ा सा और डिटेल पोजीशन में जाते हैं। मेन तो आपको सर्जिकल स्टेप्स जानना है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी पहले एनाटॉमी का डिस्कस करते हैं। अब ये पोर्शन है, ठीक है, और ये पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। करेक्ट? चलिए, अब ये डायग्राम क्या है? ये लीवर है, यहाँ से बाइल बना, ये हिपैटिक डक्ट है। दो हिपैटिक डक्ट मिल करके एक डक्ट क्या बनाता है? वेरी गुड, कॉमन हिपैटिक डक्ट। और फिर वहाँ से गॉल ब्लैडर जो है हिपैटिक डक्ट में कैसे ज्वाइन करता है? सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट जहाँ पे ज्वाइन कर लेता है उसके बाद जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट, CBD, ठीक है। अब तो पार्ट क्या क्या हो गया? फंडस हो गया, बॉडी हो गया, नेक हो गया और एक सिस्टिक डक्ट हो गया, ठीक है ना। अब नॉर्मली ह्यूमन में एक ही गॉल ब्लैडर होता है, रेयरली कभी कभी 2 होता है, कभी कभी 3 होता है। अभी हम लोग एनोमलीज पर जब पढ़ेंगे तब आप उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब जब हम कोई खाना खाते हैं तो जब फैट हमारे ड्यूडिनम में इंटर करता है, जब फैट हमारे ड्यूडिनम में इंटर करता है तो ड्यूडिनम के वॉल में एक सेल होता है जिसका नाम है आई सेल। क्या नाम है? आई सेल। इसका रिसेप्टर ड्यूडिनम के ऊपर पे रहता है। इसका काम है फैट को पहचान लेना। जैसे बाहर में ट्रैफिक पुलिस है, अगर आपका बेल्ट नहीं पहना हुआ है तो उसको पता चल जाता है, लगाया है तो भी पता चल जाता है। तो जैसे यहाँ पे फैट आएगा, ये रिसेप्टर में ये क्वालिटी है कि ये इस फैट को सेंस कर लेता है, और जैसे ही ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो यहाँ से एक केमिकल रिलीज होती है जिसका नाम है CCK, कोलेसिस्टोकाइनेज। ये गॉल ब्लैडर को जा करके कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ से जो भी इसका कंटेंट्स है सिस्टिक डक्ट के थ्रू होता हुआ कॉमन बाइल डक्ट में आ जाएगा, और कॉमन बाइल डक्ट कहाँ खुलता है? ड्यूडिनम में, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में। किसके साथ मिल करके? पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल करके। उस पेनक्रियाटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जहाँ पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है ना। ये मिसनोमर है, ये एक्चुअली इसको वेटर ने इन्वेंट नहीं किया था। द ओरिजिनल पर्सन हु इन्वेंटेड दिस ही वाज बिडलो। क्या नाम था उसका? बिडलो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेडिकल साइंस में ये पहले बहुत होता था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसके डॉक्यूमेंट्स को चोरी करके, बिडलो के डॉक्यूमेंट्स को चोरी करके वेटर ने पब्लिश कर दिया। बात समझे क्या? ओरिजिनल इसको डिस्क्राइब किया था बॉडी पे बिडलो ने, लेकिन इसके पेपर को चोरी करके वेटर ने पब्लिश कर दिया, एंड अल्टीमेटली ही कमिटेड सुसाइड, बिडलो। तो ओरिजिनली इट वाज इन्वेंटेड बाय द बिडलो, बट नाम जो इसका है एम्पुला ऑफ वेटरी है अकॉर्डिंग टू पेपर। करेक्ट? अब ये ग्रॉस हम लोग समझ गए, पाथवे समझ गए, कहाँ क्या आता है ये समझ गए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसका हम लोग माइक्रोस्कोपिक पोर्शन समझते हैं। गॉल ब्लैडर का 4 लेयर होता है। सबसे जो इनर लेयर होता है वो कॉलमनर एपिथेलियम। सिंगल लेयर कॉलमनर एपिथेलियम। उसके बाद जो लेयर होता है
लेमिना प्रोप्रिया क्या होता है? ठीक है, ये सब का इंपॉर्टेंस क्लिनिकली क्या है, इसलिए थोड़ा सा आपको जस्ट बहुत ब्रीफ में आइडिया दे रहे हैं। कॉलमनर एपिथेलियम, फिर लेमिना प्रोप्रिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मस्कुलर लेयर। 3 टाइप के मसल्स होते हैं गॉल ब्लैडर में। ये सारा स्मूथ मसल्स है, ठीक है, ट्रांसवर्स मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। लेकिन बॉबल की तरह इसका मस्कुलर लेयर लेयर्स में डिफाइन नहीं होता है, समझे क्या? ये तीनों एक साथ ही मिक्स रहता है। ये मस्कुलर लेयर है, होता है कि नहीं होता है? जैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोलेसिस्टोकाइनिन जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब भी कोई ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहाँ पे मसल होना चाहिए, तो कॉमन सेंस है, तो यहाँ पे मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स होता है, और ये 3 होता है, ट्रांसवर्स, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद ही इसका कंटेंट्स इसके अंदर चला आता है। गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ वही नहीं है कि इसको एज सच स्टोर करना, ये बाइल को कंसंट्रेट भी करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कंसंट्रेटेड एसिड ज़्यादा काम करता है, तो कंसंट्रेटेड बाइल भी ज़्यादा काम करता है। तो कंसंट्रेशन अबाउट 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेट वहाँ पे स्टोर होने के बाद हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है? अराउंड 30 to 60 ml, 30 to 60 ml। और ये जो सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स होता है, ये एक फोल्ड बनाता है गॉल ब्लैडर के अंदर में। क्या बनाता है? ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? रिगे, ठीक है। और ये फोल्ड नेक के रीजन में जाकर के ज़्यादा बड़ा और प्रोमिनेंट हो जाता है। बात समझे क्या? ज़्यादा बड़ा और प्रोमिनेंट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? हार्टमैन स्पॉट्स। इस एरिया को बोलते हैं हार्टमैन स्पॉट्स, ठीक है ना। और ये भाल्व की तरह काम करता है, ताकि विदाउट कॉन्ट्रैक्शन यहाँ का कंटेंट सिस्टिक डक्ट में पास नहीं करे, इसीलिए ऐसा बनाया गया है। नॉर्मली हम लोग समझ गए, एक लाइन में बस एनाटॉमी वगैरह, ब्रीफ वगैरह, फिजियोलॉजी क्या होता है, इससे ज़्यादा चाहिए कि डिटेल्स? इतना ही ना। अच्छा, अब गॉल ब्लैडर की सर्जरी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को यह पढ़ना है। सर 4 लेयर बोला था, कॉलमनर एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया, लास्ट लेयर सेरोसा। पूरा GI ट्रैक्ट इज कवर्ड विद द सेरोसल लेयर एक्सेप्ट वन पार्ट। कौन सा? पूरा GI ट्रैक्ट इज कवर्ड विद द ऑलमोस्ट कवर्ड विद द पेरिटोनियम एक्सेप्ट वन पार्ट। कौन सा? इसोफेगस। इसोफेगस में सेरोसा नहीं होता है, दैट्स व्हाई इसोफेजियल परफोरेशन इज मोर कॉमन देन द बबल परफोरेशन, ठीक है ना। चलिए, लेयर हो गया। अब अच्छा, लीवर के किस सेगमेंट के अपोजिट रहता है? लीवर के किस सेगमेंट के अपोजिट रहता है गॉल ब्लैडर? ये लीवर है, इसका 8 सेगमेंट है, यहाँ पे जीबी है। किस सेगमेंट के अपोजिट में जीबी रहता है? ये इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आएगी बात इसकी। 4B and 5, बस इतना याद रखिए, 4B and 5, ठीक है। चलिए, अब क्या क्या कंडीशन ऐसा है जिसके लिए हम लोगों को गॉल ब्लैडर की सर्जरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है? क्या क्या ऐसा कंडीशन है जहाँ पे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन का जरूरत? हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल बेसिक टच कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशन हो सकता है? सबसे कॉमनेस्ट, गॉल ब्लैडर का सबसे कॉमनेस्ट बीमारी क्या है? वेरी गुड, गॉल स्टोन डिजीज। ये सबसे कॉमन बीमारी है जिसके लिए कोलेसिस्टेक्टोमी होता है, ठीक है। चलिए, और क्या क्या इसमें हो सकता है? कोलेसिस्टाइटिस। अच्छा, कोलेसिस्टाइटिस पे आ रहा है, सबका फेस भी लेते रहिए। कोलेसिस्टाइटिस का जो है सबसे अच्छा, एक चीज़ बताओ बड़ा इंटरेस्टिंग, किसी भी चीज़ में आइटिस क्यों लगाते हैं? इन्फ्लामेशन जहाँ भी होता है आइटिस लगाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन्फ्लामेशन का डेफिनेशन क्या है? जो व्यक्ति आंसर दे देगा आज उसको पार्टी डिफाइन, करेक्टली डिफाइन इन्फ्लामेशन। चलो, गलत, आगे बोलिए।
इंफॉर्मेशन Reaction. होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वो तो अब साइन बता रहे हैं, कोलोर डोलोर रोबोर ये सब छोड़िए। इट इज टिश्यू रिस्पॉन्स। हाँ, रिएक्शन ऑफ any pathological injury. इंजरी, Tissue चलो injury. मान लिया, ठीक है ना। तो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा सपाटी. सब लोग थोड़ा थोड़ा करके बोल सकते हैं। हाँ, सब लोग बोलो, थोड़ा थोड़ा करके बोलो, मैं गलत साबित कर दूंगा। इन्फ्लामेशन का डेफिनेशन में भी गलत प्रूफ कर दूंगा। सब लोग बोलिए, जितना जानते हैं बोलिए। बोलिए। ये बोला टिश्यू इंजरी, करेक्टर टू द पैथोलॉजिकल इंसल्ट। चलो, इंजरी होता है तो आप बोला ये बोला स्वेलिंग हो जाएगा, आप बोला रूबर हो जाएगा, केलोर हो जाएगा, डोलर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, उसी से तो होता है। रिस्पॉन्स होता है, उतना रिस्पॉन्स उसका सेल से ही तो होता है। न्यूट्रोफिल्स चला गया, मैक्रोफेजेज चला गया, लिम्फोसाइट चला गया, इसी से तो रेडनेस, स्वेलिंग सब इसी से तो है। इन्फ्लेमेशन का स्टेप है ना, पहले एक्स्ट्रावेसेशन होता है, गैप होता है, फिर पेडिसिस होता है, फिर इनिक्लेशन होता है, यही तो। अच्छा, अब ये बताइए, तब तो इसका मतलब यह हुआ कि इन्फ्लेमेशन सिर्फ वहीं पर होगा जहाँ पे ब्लड सप्लाई है, तभी ना सेल आएगा, तभी आइटिस बोलेंगे। तो कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं है। कॉर्निया इज ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर, माइट्रल वाल्व इज ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर, तो फिर कॉर्नियाइटिस कैसे हो जाता है? आइदर ये डेफिनेशन गलत है या ये टर्म गलत है। अब मेरा बेसिक समझे क्या? इन्फ्लामेशन होने के लिए ब्लड के सेल्स का वहाँ जाना जरूरी है। कॉर्निया में तो ब्लड वेसल था ही नहीं, तो फिर कॉर्नियाइटिस कैसे? ये मिसनोमर है, रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं। वैसे ही एक और इंटरेस्टिंग पार्टी के लिए इसको बड़ा लोग था। अल्सर का डेफिनेशन बताइए, इफ यू विल से द करेक्टली, फिर पार्टी दे देंगे। अल्सर किसको कहते हैं? इसके बाद इस पर आ जाएंगे। डिफाइन अल्सर, सिंपल क्वेश्चन। आपकी किताब में जो लिखा है गलत लिखा है, बताइए क्या है अल्सर? अल्सर नहीं, ये लोग उस लेवल पे गया ही नहीं। तो ब्रीच इन कंटिन्यूटी, हम लोग के सारे बुक में क्या लिखा हुआ है? ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ द इपिथेलियम इंडोथेलियम ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अल्सर। हमारे सारे बुक में यही है। बात समझे क्या? ब्रीच माने ब्रेक हो जाना। तब तो जो हम सर्जिकल इंसिजन डालते हैं वहाँ भी ब्रीच है। वाई वी डोंट कॉल इट अल्सर? ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ के बताइएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एनीवे, कोलेसिस्टाइटिस, गॉल स्टोन, कोलेसिस्टाइटिस, देन कैंसर हो सकता है, कार्सिनोमा कैंसर हो गया, ठीक है ना। और सीबीडी ब्लॉकेज, हाँ, हम लोग सब कैल्शियम जमा हो सकता है इसके वॉल में। क्या जमा हो सकता है? कैल्शियम। इसको क्या बोलते हैं? पोर्सेलिन गॉल ब्लैडर। अच्छा, एक रेयर बीमारी जिसको बोलते हैं एजिनोमायोमेटोसिस। एजिनोमायोमेटोसिस, एजिनोमायोमेटोसिस, एजिनो माने ग्लैंड, एजिनोमायोमेटोसिस, मायो माने मसल्स, मेटोसिस माने माइग्रेट करना। मतलब क्या? ये जैसे गॉल ब्लैडर का वॉल है, यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम है। दो कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स के बीच में जो जगह रहता है ना, इसको बोलते हैं रोकीटांस की एसोफाइनस। क्या बोलते हैं? रोकीटांस की एसोफाइनस। यहाँ से इसका कंटेंट माइग्रेट करके मस्कुलर लेयर तक चला आता है। अब बात समझिए क्या? ये हमारा मसल्स है, ये हमारा कॉलमनर एपिथेलियम है। इसका गैप किसी कारण से थोड़ा बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया? आप फास्टिंग करते हैं, तो क्या होता है? आपके बॉडी को बाइल की ज़रूरत कम पड़ती है। कम पड़ता है तो क्या होता है? गॉल ब्लैडर में ज़्यादा डिस्टेंट होगा। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जो सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, इनर मोस्ट लेयर, उसका गैप बढ़ेगा तो इसके बीच का जो जगह है, इसको साइनस बोलते हैं। कौन सा साइनस? आरे साइनस, रोकीटांस की एसोफाइनस, ठीक है। इसका गैप बढ़ेगा तो क्या होगा? बाइल का कंटेंट जो है और वो इसमें
कहाँ चला जाएगा, अंदर घुस जाएगा, हाँ सर। क्योंकि प्रेशर अंदर ज़्यादा होगा तो बाहर की तरफ जाएगा। एडिनो, एडिनो माने ग्लैंड, ये म्यूकोजल ग्लैंड, मायो माने मसल्स में, मेटोसिस माइग्रेट कर गया। तो दो मसल्स के बीच में जब ऐसे ऐसे हमारा ग्लैंड ही घुस जाएगा तो मसल फंक्शन ठीक से करेगा क्या? तो गॉल ब्लैडर का वॉल फंक्शन ठीक से करेगा क्या? जब फंक्शन ही वॉल ठीक से नहीं करेगा तो ये टाइम पे अपने कंटेंट्स को ड्यूडेनम में भेज पाएगा क्या? जब भेज ही नहीं पाएगा तो गॉल ब्लैडर इमोबाइल हो गया कि नहीं हो गया? इमोबाइल हो गया तो कोलेस्टेसिस होगा कि नहीं? कोलेस्टेसिस होगा तो स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे या कम होंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए इसमें भी रिमूव किया जाता है एडिनोमायोमेटोसिस। ठीक है, अब हम लोग बेसिक इतना समझ गए, एकदम ब्रीफ में 20 मिनट में ख़त्म कर लें, डिटेल्स चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये हो गया। अब गॉल ब्लैडर का बीमारी हो गया किसी भी प्रकार का, सिम्टम्स उसका क्या क्या होगा? पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, वेरी गुड। वॉमिटिंग, राइट अपर क्वाड्रेंट का पेन होगा। ठीक है, ये एक हॉलमार्क साइन है। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? नाउसिया, वॉमिटिंग, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, और अगर कोलेसिस्टेटिस होगा तो जीआई ट्रैक्ट में कहीं पर भी कुछ होता है तो नोजिया और वॉमिटिंग कॉमन साइन कॉमन है। सेंस होगा। लेकिन जब हम लोग अपेंडिसाइटिस पढ़ेंगे तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा कि नोजिया पहले कि वॉमिटिंग पहले कि पेन पहले। पेन पहले, अपेंडिक्स में पहले पेन की नोजिया वॉमिटिंग। नोजिया नोजिया तो vomiting। ये कंसेप्ट है, ये आप नहीं बता पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है ना, अपेंडिक्स में पहले पेन फिर वॉमिटिंग, यस एकदम डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी या कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो गॉल, इसके अलावा जहाँ पे भी पहले कुछ होता है जीआई ट्रैक्ट में, ऑलमोस्ट ऑलवेज वॉमिटिंग पहले होता है, नोजिया पहले होता है। तो पहले गॉल ब्लैडर का पेशेंट आपको पहले अगर क्रोनिक है इंडाइजेशन का कंप्लेन करेगा। तो एक कॉमन बात याद रखिए, फीमेल, क्या फीमेल, फेयर, फेयर मतलब गोरा, ठीक है ना, 40 और फर्टाइल, इसमें गॉल ब्लैडर का स्टोन बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमन है फीमेल, फेयर, 40 फर्टाइलों में। ठीक है, क्लियर था? क्यों ज़्यादा कॉमन है? एस्ट्रोजन हार्मोन ऐसे जानने के लिए कोलेस्टेसिस करता है, तो कोलेस्टेसिस जब भी होगा सारे प्रॉब्लम के बढ़ने का कारण शुरू हो जाएगा। करेक्ट? तो चलिए, अब हम लोग जो है इतना जानने के बाद अब हाँ, एक तो हो गया अपर क्वाड्रेंट पेन हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, और कुछ? अगर कोलेसिस्टेटिस होगा तो फीवर आएगा। वेरी गुड, फीवर आएगा। और अच्छा, फीवर आना अच्छा बात है कि बुरा बात है? बॉडी में कुछ होता है तो फीवर क्यों आ जाता है? वो तो इंटरमीडिएट रिएक्शन के वजह से फीवर वजह आता से है। फीवर आता है। फीवर आने का मेन पर्पस क्या है बॉडी का? क्यों फीवर आता है? माइक्रोब्स का ग्रोथ का डिक्रीज कर देना। टेम्परेचर बढ़ाते हैं। हाँ सर। ठीक है, चलो फीवर आया, और ये हो गया हमारा हिस्ट्री हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब पेशेंट आपको बोलेगा कि जब मैं कोई फैटी मील खाता हूँ तो खाने के हाफ एन आवर बाद मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, पेन बढ़ जाता है। इसको ये जब भी कोई बोलता है तो आपको पहला लाइन सोचना है गॉल ब्लैडर। बाद 30 मिनट बिफोर कैसे पता चलेगा? खाने वाला बिफोर, इसलिए पूछा जी, बिफोर से खाने के 30 मिनट बाद। वो क्यों होगा? सीधा सा लॉजिक है, स्टोमक में फूड मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद फिर क्या होता है, स्टोमक के लेसर सेक से जाता है ड्यूडिनम में, तो इन सब में 30 मिनट लग जाता है। तो जब बॉडी ड्यूडिनम में जाएगा, पेन क्यों होगा? जब जब आप गॉल ब्लैडर को काम करवाएंगे, ये पहले से आपका उंगली थोड़ा सा खेलने में चोट लग गया, मैं बार बार ऐसे करूँगा तब दर्द होगा ना, ऐसे रखा रहूँगा तो थोड़ा आराम होगा। तो जब जब फैट जाएगा ड्यूडिनम में, कोलेसिस्टेकाइनिन जब जब इसको हैमर करेगा, मसल्स को वर्क करना पड़ेगा। मसल्स जब जब वर्क करेगा तो वहाँ पे जो नर्व फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच होंगे,
तो पेन सेंसेशन वहाँ पे जाएगा। क्लियर? तो जब भी कोई बोलेगा कि फैटी मील स्पेशली, जैसे दूध खा लिया, मक्खन खा लिया, बटर खा लिया, चिकन खा लिया, तो तकलीफ बढ़ जाता है। ये हो गया हमारा हिस्ट्री शॉर्टकट में। उसके बाद हम उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो उसमें आप क्या देखना चाहिएगा? पेशेंट को लिटाएंगे, एब्डोमेन के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। कैसे रिलैक्स करेंगे? मसल मसल रिलैक्सन क्यों देंगे भाई? दोनों पैर ठीक है ना? जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन का मेथड होता है, पेशेंट को आप बोलेंगे लाई डाउन, और आप फिर क्या करेंगे? दोनों पैर उसको मोड़ने बोलेंगे। दोनों पैर मोड़ने से क्या होता है? कैसे? देखिए, आपको अगर एनाटॉमी ठीक से पता है ना, तो 50% मेडिकल साइंस सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसके बाद सब कुछ लॉजिक है। बस 20% सब्जेक्ट है, 50% एनाटॉमी पता होना चाहिए। अब एब्डोमिनल मसल्स जब तक रिलैक्स नहीं होगा, हम उस एरिया को पाल्पेट कर पाएंगे क्या? और पैर को फोल्ड करने से रिलैक्स क्यों होता है? अगर आपको पता होगा कि एब्डोमिनल मसल्स का ओरिजिन कहाँ पे है, इंसर्शन कहाँ पे है, तो आप बता देते कि पैर को फोल्ड करने से मसल्स रिलैक्स क्यों होता है। अच्छा, एक बेसिक बात बताओ, एब्डोमेन का मसल्स जो है ओरिजिन नीचे से होता है कि ऊपर से होता है? कुछ मसल से डीप से भी होता है। एब्डोमेन का मेन मसल्स कौन सा है? अच्छा रुकिए, सर्जरी से पहले हम लोग उसको आएंगे एब्डोमिनल मसल्स पे, ठीक है? तो हम लोग उसको पैर रिलैक्स करेंगे और ग्रेजुअली हम लोग एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे? सबसे पहले इंस्पेक्शन देखेंगे, फिर पाल्पेशन करेंगे, फिर परकशन करेंगे, फिर अस्कल्टेशन करेंगे। अस्कल्टेशन और परकशन का कोई मच रोल नहीं है, बेसिक पे जा रहे हैं। अगर एक्यूट कोलेसिस्टेटिस है, परफोरेशन है, अलग बात है। बेसिक बात अगर करेंगे तो हम लोग इंस्पेक्शन पे देखेंगे, ठीक है ना? इंस्पेक्शन पे सब कुछ सामान्य है कि नहीं, ये देख लेंगे। पाल्पेशन में मेन रोल है इसका, जब आप राइट एलियक फोसा को कंप्रेस करेंगे तो पेशेंट को दर्द तेज होगा। मतलब क्या? कि जब आपका पेरिटोनियम इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लेडर को टच करेगा तो दर्द बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली हम प्रेस करके यह कोशिश करते हैं कि एब्डोमिनल वॉल जो है गॉल ब्लेडर को टच करे, ठीक है? तो एक पोजीशन ऐसा आता है कि जब गॉल ब्लेडर टच करता है और पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है, ऐसा उसका 1 सेकंड के लिए सांस रुक जाएगा। जैसे इसको ऐसे दबाया, इतना दर्द होगा कि सांस रुक जाएगा। द मोमेंट व्हेन पेशेंट इज कैचिंग हिज होल्डिंग हिज ब्रेथ इज कॉल्ड मर्फीज साइन। क्या बोलते हैं? मर्फीज साइन। मर्फीज साइन पूछेगा कोई आप लोगों से, अगर मान लीजिए पूछा तो इलेक्ट करने के 2 तरीके, एक सिटिंग पोजीशन, एक लाइंग डाउन पोजीशन। अभी जो हमने सिटिंग पोजीशन में किया, इसको बोलते हैं मोयनिहान्स मेथड ऑफ अप्रिशिएट द मर्फीज साइन, ठीक है ना? मर्फीज साइन, ठीक है? क्लियर? चलिए, अब किसी पेशेंट को क्या बोलेगा? मेरे को पीछे भी दर्द होता है। 50% पेशेंट आपको गॉल स्टोन का कंप्लेन करेगा, मेरे को पीछे भी दर्द होता है। रफली दिस इज कॉल्ड बॉयज साइन। लिख लीजिए, BOAS, बॉयज साइन, ठीक है? कोई पेशेंट बोलेगा जो सीवियर केस है, डायग्नोसिस नहीं हुआ, बहुत परेशान है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, अंदर में फ्लूइड जमा हो गया है, बोलेगा कि मेरे दाहिने कंधे में भी दर्द हो रहा है। दिस इज कॉल्ड खेर्स साइन, KHERS। टिपिकली खेर्स साइन डिस्क्राइब होता है स्प्लीन की पैथोलॉजी के लिए लेफ्ट शोल्डर पे, तो यहाँ पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं खेर्स साइन, करेक्ट? अब हमको पेशेंट ने बताया कि खाना खाने के बाद मेरा तकलीफ बढ़, ठीक है, लिख नहीं करना है, खाना खाने के बाद मेरा तकलीफ बढ़ गया, ये वो हो गया। अब उसके बाद जो है क्लिनिकल फीचर्स आपको लग रहा है, तो अब मुझे क्या करना है? अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करना है। डायग्नोसिस कंफर्म कैसे करेंगे? बेस्ट फॉर द गॉल ब्लेडर द बेस्ट मॉड्यूलिटी इज अल्ट्रासाउंड। क्या है? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नॉर्मली जो हम लोग रूटीन में करते हैं, इसमें सब कुछ का रोल है।
अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, न्यूक्लियर स्कैनिंग है, सिंटियोग्राफी जिसको बोलते हैं, ओरल सिस्टोग्राफी है, वो सब बेकार। सीधा सा बात अल्ट्रासाउंड का रोल है। अल्ट्रासाउंड करेंगे तो क्या देखेंगे, गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड है कि नहीं, एडिनोमायोमेटोसिस भी उससे पता चल जाता है, मैलिग्नेंसी है तो कोई मांस है कि नहीं। अगर मांस दिखेगा तो सीटी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, नॉट अल्ट्रासाउंड। सस्पिशन हो सकता है, ठीक है, क्या समझ रहे हैं? तो यस सर। वो दिख गया, उसके बाद फिर देखेंगे कोई स्टोन है कि नहीं। स्टोन होगा तो कैसा दिखेगा, परछाई समझते हैं, परछाई, एकॉस्टिक शेडो मिलेगा। डोंट से दिस वाइट एंड ब्लैक एंड ऑल दिस, ठीक है ना। एकॉस्टिक शेडो इज द हॉलमार्क ऑफ द स्टोन। अगर आपको कुछ वाइट दिख रहा है, एकॉस्टिक शेडो नहीं है, तो वो स्टोन नहीं है, ठीक है ना। क्लियर? यस सर। चलिए, अब अल्ट्रासाउंड में बोल दिया कि चलो इसका जो है ये है, ख़त्म कर देते हैं 10 मिनट में ना। वो अल्ट्रासाउंड में पता चल गया हम लोगों को कि यहाँ पे गॉल स्टोन है। अब हम लोगों को इसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सर्जिकल विंग वाला ऑप्शन हो सकता है। तुम डायरेक्ट सर्जरी, नहीं, मेडिसिन थोड़ा आइडिया ले लीजिए। सिफाजिडिन फर्स्ट चॉइस। हाँ, सिफाजिडिन, ये मेरोपेनम, हेरोपेनम, ये सब कुछ भी नहीं। सिफाजिडिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। जब भी सिफाजिडिन, हाँ, जब भी कोई आपको वहाँ पर गॉल ब्लैडर का पैथोलॉजी लग रहा है, अगर कंट्राइंडिकेशन नहीं है, रिएक्शन नहीं है, आप ये इंजेक्शन शुरू कर दीजिए। क्यों शुरू कर दीजिए? क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि अभी इस पेशेंट का ऑपरेशन हम लैब करेंगे कि ओपन करेंगे, वो आधा पेज के बाद आएगा। ओपन करेंगे कि लैब करेंगे। लेकिन अगर आप अर्ली फेज में एंटीबायोटिक शुरू नहीं करते हैं तो पेशेंट का एडिमा बढ़ा रहेगा। एंड इफ यू आर नॉट कवर्ड, योर पेशेंट इज नॉट कवर्ड बाय द एंटीबायोटिक, देन आफ्टर 72 आवर्स ऑफ एक्यूट कोलेसिस्टेटाइटिस, लेप्रोस्कोपी इज कंट्राइंडिकेटेड। हम लोग ज़बरदस्ती कर लेते हैं, बट लेप्रोस्कोपी इज कंट्राइंडिकेटेड। तो आइडियली यू शुड स्टार्ट विद द सिफाजिडिन पेन किलर, ये वो सब देते रहेंगे। NSAID भी देंगे या क्या एंटीस्पाज्मोटिक देंगे? सिर्फ पेन किलर में क्या देंगे, आइबुप्रोफेन ये सब देंगे या सिर्फ एंटीस्पाज्मोटिक देंगे? NSAID का कोर्स स्टार्ट कर देना चाहिए। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि NSAID सिर्फ पेन किलर है। NSAID एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम उसको देंगे। बाकी सपोर्टिंग ट्रीटमेंट आपको जो देना है देते रहिए। नाउ वील प्लान फॉर द सर्जरी, ठीक है ना। अब जो है हम लोग करेंगे सर्जरी, और आपको जो है डॉक्टर साहब आपका PSC करेंगे, बता देंगे आपको पेशेंट आपका कंडीशन फिट फाट है कि नहीं, वो आप इनसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब पेशेंट फिट फॉर सर्जरी, ठीक है। अब हम लोग सर्जरी का प्लान करते हैं। तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी जो है, क्या इससे डिटेल भी पढ़ना है या इतना ही है आप लोगों के लिए? काफ़ी है ना? ऐसे ठीक है सर। सर्जरी है ना, सर्जरी का स्टेप थोड़ा हाँ। लेकिन उससे पहले ही ठीक है ना, पहले ठीक है कंसेप्ट सर, ये सर कंसेप्ट ठीक है ना। चलिए, अब सर्जरी को, गॉल ब्लैडर की सर्जरी को कितने तरीके से कर सकते हैं? आप लोग सुने होंगे 2 तरीके से, 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी, यस सर। दूसरा तरीका है लैब, और बेटर टर्म है इसका मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। तीसरा तरीका है नॉट्स, नेचुरल ऑर्फाइसिस। हम इंडोस्कोपी करेंगे, उधर से चले जाएंगे, वेजाना के थ्रू जाएंगे, वहाँ से हम आपका गॉल ब्लैडर निकाल के बाहर आ जाएंगे। करेक्ट? ये अभी कंसेप्ट रिसेंटली डेवलप हुआ है। हैदराबाद का एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, वहाँ पे इंडिया का पहला नोट्स हुआ था, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हो पाया है क्योंकि इसका इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्टली होता है, और हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे ये हाई कॉस्ट की वजह से इसका डिमांड कम है। ये मेनली उनके लिए है, हॉलीवुड वगैरह के लिए है, जहाँ पे जिनके बॉडी पे थोड़ा सा भी स्कार मायने रखता है, वो लोग इस सर्जरी को चूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब सबसे पहले हम लोग आते हैं ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी पर, फिर लैब पर आएंगे, फिर थोड़ा मैं आपको आइडिया नोट का भी दे दूंगा। ये एब्डोमेन है, ये अम्बिलिकस है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर है। ऑलवेज पेशेंट का पोजीशन होगा लाइंग डाउन पोजीशन होगा। यूजुअली हम लोग जीए में करते हैं, अब स्पाइनल में भी हम लोग हायर स्पाइनल में करते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है पोजीशन वगैरह तो हो गया, ड्रेपिंग वगैरह भी पढ़ाना है क्या? नहीं सर, ठीक है ना, ड्रेपिंग वगैरह आपने कर लिया है। अच्छा, सर्जरी को हम थोड़ा जल्दी आ जाए, अभी हम लोग इसलिए ख़त्म करेंगे जल्दी। उसी बीच में जहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है एक आदमी नोट करते जाइएगा। यस सर। तो वही आपका सेट बन जाएगा कि गॉल ब्लैडर के सर्जरी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है। ड्रेप और टॉवेल क्लिप छोड़ करके आगे की बात करेंगे, और स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप्स छोड़ करके पेंट करने के लिए उसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारा पेंट हो गया, पेशेंट हमारा तैयार है। अब सबसे पहले अल्ट्रासाउंड में आपको यह देखना है कि आपको हिपेटोमेगेली तो नहीं है। ये कॉमन बात है और अच्छी बात है, इसको याद रखिएगा। अगर आप लोग एग्जामिनर के बोलिएगा वो खुश हो जाएगा, तो पूछेगा नहीं, ये बात दिमाग में नहीं है, बट अगर आप बोलिएगा तो खुश हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इसमें जो इंसिजन डालते हैं वो राइट सबकॉस्टल इंसिजन डालते हैं। कई बार पेशेंट को हिपेटोमेगेली होता है, आप इंसिजन डालेंगे और लीवर के ऊपर इंसिजन आता है, अब फिर लीवर को रिट्रैक्ट कीजिए तो सर्जरी डिफिकल्ट हो जाती है। तो बिफोर पुटिंग द इंसिजन ऑलवेज कंफर्म वेदर पेशेंट इज हैविंग हिपेटोमेगेली और नॉट बाय द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इनसाइड द ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन थिएटर, करेक्ट। तो चलो, नाउ वी विल पुट ए ऑब्लिक इंसिजन फ्रॉम जिफी स्टर्नम टुवर्ड्स द लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमेन, ऑब्लिक। It is called subcostal, right subcostal incision. कोचर इंसिजन। Very good. इसका नाम I was not expecting, बोल दिए तो अच्छा है। कोचर्स नहीं, कॉकर्स इंसिजन इसको बोलते हैं। अब कॉकर्स बता ही दिए तो थोड़ा और बढ़ते हैं। कॉकर्स 1 और 2? ये पता नहीं। दिस इज कॉल्ड कॉकर्स 1 इंसिजन। मुझे लगा आपको नहीं पता, इसमें चर्चा नहीं किया था। कॉकर्स 1 इंसिजन। थायराइड में जो डालते हैं इंसिजन उसको बोलते हैं कॉकर्स 2 इंसिजन। याद रखिएगा, वो याद रखने को उल्टा है, ये ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 1 है, नीचे से शुरू होगा। कॉकर्स 1 इंसिजन। अब इस इंसिजन को हम डालेंगे। इस इंसिजन को डालने से पहले हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मुझे एब्डोमिनल वॉल का लेयर्स बताएं। हम किस सर्जरी में किस किस लेयर्स को कट करेंगे, हम गॉल ब्लैडर तक कैसे पहुँचेंगे। टेल मी द लेयर्स ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। First skin, sir, then subcutaneous tissue. Okay, skin, Supraspinous. skin, subcutaneous tissue, then abdominal fascia আছে দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে আপনার ফ্যাটি লেয়ার অফ superficial fascia, and then muscular layer of superficial fascia also. Exactly. अच्छा, you are seeing the fatty Scapus layer fascia and scapus है और very good, इतना भी बोला, अच्छा। नेक्स्ट बोलिए। then sir चलो, स्किन, सबक्यूटेनियस फैट और सुपरफिशियल फासा होता है एब्डोमेन में, और डीप फासा भी होता है। उसके बाद सुपरफिशियल फासा, मसल्स, देन डीप फासा, है ना। मसल्स के बाद डीप फासा मसल्स के बाद या पहले? एक्स्ट्रापेरिटोनियल फेस है। डीप फासा जो होता है मसल्स के बाद, तो तो अंदर रहता है सुपरफिशियल फेस है, देन मसल्स, देन डीप फेसिया। देन डीप फेस है। वही एब्डोमेन में कोई डीप फेसिया नहीं होता है। एक्चुअली वही सर, एब्डोमेन और फेस में कोई डीप फासा नहीं होता है। अगर एब्डोमेन और फेस में डीप फासा होगा तो क्या होगा? यू विल लॉस द एक्सप्रेशन ऑफ योर फेस। स्किन होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, उसके बाद सुपरफिशियल फासा का 2 लेयर होता है। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड लेयर ऑफ कैम्पर, सेकेंड लेयर इज कॉल्ड फासा ऑफ स्कार्पा, ठीक है। और ये जो फैट होता है सुपरफिशियल और कैम्पर और स्कार्पा के बीच में फैट रहता है, और उसी के फैट से जो है ब्लड वेसल्स रन करता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, थोड़ा इस पर 1 मिनट टाइम ले लेंगे, इंटरेस्टिंग 1-2 पॉइंट्स है। बॉडी के और फैट में और एब्डोमिनल वॉल के फैट में क्या डिफरेंस है? अब देखें, कितना भी मोटा आदमी को जब फीवर आता है तो ऐसा हो जाता है। 15 दिन अगर फीवर हो जाए तो थोड़ा सूख सा जाता है ऐसा,
लेकिन पेट कम नहीं होता, क्यों? ये भी फैट है, ये भी फैट है, दोनों जगह टेम्परेचर है, फैट दोनों जगह मेल्ट होना चाहिए, कुछ अंतर है क्या? अच्छा, इस पॉइंट को नोट करके रखिए, जब हम लोग किडनी पढ़ेंगे तभी ये पॉइंट नोट करेंगे, है ना। किडनी का सपोर्ट मिलता है सिर्फ फैट से, लेकिन फीवर आता है तब तो किडनी यहाँ से यहाँ चले आना चाहिए, नहीं आता है, क्यों? वी विल डिस्कस इंटरेस्टिंग पॉइंट से बाद में, ठीक है ना। चलिए, फैट हो गया। उसके बाद मसल्स का 3 लेयर होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, फिर उसके बाद ट्रांसवर्सलिस फेसिया, उसके बाद फिर एक्स्ट्रापेरिटोनियल फैट, वेरी गुड, उसके बाद पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। तो हम लोग जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे स्किन कट करेंगे, ठीक है ना, स्किन कट करेंगे। स्किन कट करने के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे? फटाफट नाइफ से कट करेंगे, ठीक है ना। नाइफ को लगाने के लिए पता ही होगा, फिर भी एक आप कंप्लीट कर लीजिए अपना चार्ट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उसको? ना देन फर्स्ट स्किन से इंसिशन, ना इधर ही लीजिए आपके। हाँ, ना कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे इंसिजन डालने के लिए? अरे नाइफ किसमें लगाते हैं? बीपीएचडी का नाम क्या है? हाँ, तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया बार्ट पार्कर नाइफ, ठीक है ना, हैंडल। चलिए, ये लेने के बाद जब हम स्किन को इंसाइज करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कॉटरी का इस्तेमाल करेंगे। चलो, कॉटरी का इस्तेमाल करें तो इलेक्ट्रो कॉटरी लिख लीजिए। कोएगुलेशन से इसको कट करेंगे। इसको कट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? मस्कुलर लेयर आएगा, ठीक है ना। मस्कुलर लेयर को या तो हम ब्लेड से भी कट कर सकते हैं या हम फिर कोएगुलेशन यूज कर सकते हैं। डायबिटीज़ का अगर पेशेंट हो, थ्योरेटिकल बात है, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो कोएगुलेशन यू शुड अवॉइड। मसल्स पे कोएगुलेशन को अवॉइड करना चाहिए अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो। क्यों अवॉइड करना चाहिए? कोएगुलेशन होता है तो वो पोर्शन टर्मिनल पार्ट डेड हो जाता है, दैट विल एक्ट एज एनाइजस फॉर इन्फेक्शन। ब्लड, देखिए कॉटरी से क्या होता है, फील्ड ब्लडलेस दिखता है, होता नहीं है। अगर आप इनकम सर्जरी में पूरा किल पेरिटोनियम एक कट में भी करेंगे और मॉप लेके थोड़ा देर प्रेस कर देंगे, सब ब्लीडिंग बंद हो जाता है, ठीक है ना। बट मेथोडिकली पहले हम लोग एक्सटर्नल ऑब्लिक को कट करेंगे, सेपरेट करेंगे, फिर इंटरनल ऑब्लिक का फासा मिलेगा, फिर ट्रांसवर्स कट करेंगे, फिर पेरिटोनियम को पकड़ करके पेरिटोनियम को हम लोग सर पूरा जो मासल है वो सर इंसिशन अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ इंसिजन में हम कट करेंगे। ये सारा लेयर अपेंडिक्स की तरह लाइन चेंज नहीं होगा, ये सारा लेयर इन द लाइन ऑफ इंसिजन हम कट करेंगे। कट करने के बाद फिर से जो है आप पहुंच जाएंगे पेरिटोनियम में। पेरिटोनियल कैविटी में चले गए, सबसे पहला काम है आपका इंफेक्शन करना, ठीक है ना। और उसके बाद जो है, अच्छा सबसे पहले ओपन सर्जरी हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले ओपन सर्जरी किसने किया था? हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी वाज फर्स्ट डन बाय हूम? आज कार्डियक की ओटी में कौन था दिन में पहले? आज मैं था। आप थे? कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम मांग रहे थे आपसे आज, जो बाद में निकाल के दिए थे? ऐसे बात करने से याद रह जाएगा। लैंगेनबैक। कार्ल लैंगेनबैक was the first person who performed open cholecystectomy in 1886. 1886. Carl Langenbach was the first person. Langenbach, Langenbuch. बट Langenbach, ठीक है, ये हो गया। अब जब हम पेरिटोनियम तक पहुंचेंगे, या इधर आप इलिस फॉर्सेप ले लीजिए, डिपेंड्स ऑन सर्जन चॉइस, हमको पूरा एरिया चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अब सबसे पहले हमको अंदर का कंडीशन देखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? एक हम वेट मॉप लेंगे। क्या लेंगे? वेट मॉप लेंगे। डमी नहीं है ना अपने पास डमन का? नहीं। अच्छा, वेट मॉप लेंगे। वेट मॉप लेने के बाद यहाँ पे हमारा लीवर है, थोड़ा खड़ा होइए। यहाँ पे हमारा लीवर है, यहाँ हमारा स्टोमक है, यहाँ से ट्रांसवर्स कोलोन है और यहाँ ओमेंटम है। तो नॉर्मली गॉल ब्लेडर जो है ये ओमेंटम और ट्रांसवर्स कोलोन और स्टोमक के पार्ट से ऐसे सटा हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है पूरा। तो सबसे पहला स्टेप है, हम एक वेट मॉप लेंगे और इसको हम डाउनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द राइट
इसको हम रिट्रैक्ट करेंगे यस सर। और पूरा हम एक ऐसे कर लेंगे फर्स्ट स्टेप। दूसरा हम गॉज पीस लेंगे, वेट गॉज लेंगे, जिसमें हम लीवर के नीचे में लगाएंगे ऊपर से ऐसे, और ऐसे लीवर के नीचे में लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम एक रिट्रैक्टर, हेपेटिक रिट्रैक्टर भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो जो है आप डालिए। तो एक रिट्रैक्टर हमारा वहाँ पे लगा,